नाम है शुभम जगदीश और आज मैं अपना बैंकिंग का चैप्टर कंटिन्यू कर रहा हूं इस क्लास में, और आज की क्लास में हमारा बैंकिंग का चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। चलिए, जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन था बच्चे सेंट्रल बैंक, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सेंट्रल बैंक बोलो या आरबीआई बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक के बारे में बात करें, आरबीआई के बारे में बात करें, एक ही बात करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। बहुत सारे फंक्शंस, केवल टोटल 9 फंक्शंस दे रखे हैं यहां पर जो हमें कवर करने हैं। तो 9 फंक्शन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी कवर करेंगे। तो ऑल इन ऑल केवल 2 या 3 टॉपिक ही हमारे सेंट्रल बैंक के अंदर जो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। चलिए, पहला फंक्शंस पर आते हैं और पहला फंक्शन है बेटा हमारा बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू का मतलब होता है नोट्स को प्रिंट करना। वो बैंक जो करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है उसे सेंट्रल बैंक बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में कोई भी नोट, कोई भी करेंसी कोई और बैंक नहीं छाप सकता है। ये अथॉरिटी केवल और केवल गवर्नमेंट के सुपरविजन में आरबीआई को दे रखी है। ठीक है, क्लियरिटी के बाद जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो नए नोट्स प्रिंट किए गए वो आरबीआई ने ही प्रिंट किए। इसके पहले में जितने भी नोट्स और कॉइन्स आए हैं सब आरबीआई ही प्रिंट करता है। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर। नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर, फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू गवर्नमेंट। अब देखो, बैंकर का मतलब क्या हुआ यहां पर? हर गवर्नमेंट को भी एक बैंक की जरूरत होती है जहां पर वो अपना पैसा रख सके। हर गवर्नमेंट को भी अपना एक अकाउंट खोलना होता है किसी एक पर्टिकुलर बैंक में। तो सारी गवर्नमेंट अपने बैंक खोलती है आरबीआई के अंदर। तो आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर टू गवर्नमेंट। अब क्या है फिस्कल एजेंट का मतलब? क्या होता है फिस्कल एजेंट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर पब्लिक डेट को पूरा संभालना, गवर्नमेंट के बिहाफ पर लोन लेना, उस लोन को रीपे करना, उसका इंटरेस्ट रीपे करना, ये सारा काम होता है फिस्कल एजेंट का। एडवाइजर टू गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट की जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी आने जा रही हैं उसके क्या इंपैक्ट होंगे, उसमें कितना खर्चा लगेगा, उसमें कितनी कमाई होगी, ये सारी चीजें एडवाइजरी कमीशन ऑफ आरबीआई बताती है गवर्नमेंट को। जैसे कि आपने देखा होगा कि कौन सी योजना आई थी अभी तक, जनधन खाते खोलने की एक योजना थी ना, गवर्नमेंट ने इशू की थी। ठीक है, तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई ने गवर्नमेंट को दी है कि क्या उसके प्रॉस हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, क्या उसमें एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, एवरी डिटेल। तो इसलिए ये एडवाइजर टू गवर्नमेंट भी होता है। नेक्स्ट आते हैं बैंकर टू बैंक्स। बैंकर टू बैंक्स का मतलब क्या है बेटा? हर कमर्शियल बैंक को अपना अकाउंट आरबीआई में खोलना पड़ता है। इसलिए सारे जिसमें हम लोग का अकाउंट है ना, जैसे एसबीआई हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इन सब का अकाउंट कहां पर होता है? इन सब का अकाउंट होता है आरबीआई में। इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा बैंकर टू बैंक्स, बैंकों का बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज का मतलब यह है बच्चे कि इंडिया के अंदर होने वाला कोई भी एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी आर रूटेड थ्रू आरबीआई। आरबीआई के बिना इंटरफेरेंस के आप कोई भी फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते हो। मान लीजिए छोटा सा आप आईफोन भी खरीद रहे हैं यूएस से, तो आपको यूएस को पे करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो उसमें भी, उस छोटे ट्रांजैक्शन में भी आरबीआई का रोल होता है। हाँ, आरबीआई इसको क्या बोलते हैं, उसको आरबीआई दूसरे लोगों को गवर्न करता है कि भैया आप ये छोटा काम है ये आप करो, या एसबीआई तुम ये वाला काम गवर्न कर लो, लेकिन सारे ट्रांजैक्शन रूटेड होते हैं आरबीआई के ही थ्रू। ठीक है, तो कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज समझ में आया आपको। देन है बेटा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब पता है क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने केस देखा होगा यस बैंक का। यस बैंक का क्या हो गया? यस बैंक दिवालिया हो रहा था, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल था। उस केस में क्या हुआ? उस केस में आरबीआई बीच में आया। आरबीआई ने बोला कि आप कुछ टाइम तक केवल 50,000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हो, एंड सून आरबीआई ने सपोर्ट किया यस बैंक को और यस बैंक डूबने से बच गया। इसलिए यस बैंक का लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी चारा कौन था? आरबीआई। ठीक है, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब समझ में आया। आरबीआई हमेशा सारे बैंक्स के लिए आखिरी ऑप्शन है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आरबीआई है हमारे साथ। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम्स। इसको समझाता हूं बहुत छोटे से एग्जांपल से। मान लेते हैं ये है मिस्टर एसबीआई और ये है मिस्टर, ब्लैक पेन से लिखता हूं शायद आपको दिखेगा अच्छे से, ये है मिस्टर बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अब देखो एसबीआई को पे करना था बैंक ऑफ बड़ौदा को, मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए। ठीक है, और मिस्टर बैंक ऑफ बड़ौदा को पे करना था एसबीआई को, मान लेते हैं 8 करोड़ रुपीस। तो क्या करेंगे? इन स्पाइट ऑफ सेंडिंग 10 करोड़ एंड रिसीविंग 8 करोड़,
हमारे को आरबीआई क्या करेगा, सेटल कर देगा अकाउंट, सीधा बोलेगा एसबीआई से तुम इसको 2 करोड़ रुपए दे दो। तो इसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। क्लियर क्लियर। बैंकों के चेक को कौन क्लियर करता है, आरबीआई क्लियर करता है। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। बेटा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट पॉइंट जो है ना वो अभी मैं नहीं समझाने वाला हूं क्योंकि अगला टॉपिक इसी पर है। ठीक है, मनी सप्लाई और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट अगला टॉपिक है, बहुत इन डेप्थ बात करने जा रहे हैं, तो इसलिए परेशान नहीं हो, ये वाला पॉइंट अभी मैं आपको आने वाले वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन। प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शन मतलब प्रमोशनल का क्या होता है, प्रमोशनल का मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करना। अगर आरबीआई ने लोगों में विश्वास जगाया है कि बैंक अच्छे हैं, पैसा अपना बैंक पे रखिए, तो वो विश्वास टूटने ना पाए, तो बैंकों को प्रमोट करना, साथ ही साथ और छोटे छोटे बैंक या बड़े बैंक को डेवलप करना। बहुत सारे आपने देखा होगा, ग्रामीण बैंक है, आपके रूरल एरिया से जो बैंक है, उनको कौन सपोर्ट करता है, उनको पैसा देता है आरबीआई, ताकि आप और स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम हमारी कंट्री में डेवलप करिए। तो ये पॉइंट है हमारा प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन। लास्ट पर आते हैं बेटा पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। हर साल आरबीआई एक जर्नल निकालता है जिसमें आपको यह पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कितना डेवलप कर रही है, हमारी इकोनॉमी में कौन सा प्रोजेक्ट है वो जो अच्छा काम कर रहा है और कौन सा प्रोजेक्ट है जो खराब काम कर रहा है। ठीक है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक के लिए पब्लिश की जाती है थ्रू जर्नल्स, थ्रू स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। जल्दी से यहां तक नोट करिए, अब पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है बच्चे मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। मतलब मार्केट में पैसे को संभालना, मनी सप्लाई को संभालना, ये क्रेडिट कंट्रोल के अंदर आएगा। और इसके 2 मेथड्स हैं बच्चे, क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड्स। पहले मैं कवर करने वाला हूं क्वांटिटेटिव मेथड्स को, और उसमें पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बच्चे बैंक रेट। समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल थ्योरेटिकल है, लेकिन हम थ्योरी तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, सोचेंगे छोटे छोटे डायग्राम बनाएं और कंसेप्चुअली आपको ये बता पाए। पहले क्वांटिटेटिव कवर करेंगे, फिर बाद में हम लोग क्वालिटेटिव कवर करेंगे। एक छोटी सी बात समझ लो, 2 तरह की सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन के समय क्या हो रहा होता है, इन्फ्लेशन के समय प्राइस बढ़ रहे होते हैं, चीजों का प्राइस इंक्रीज हो रहा होता है। और किसी भी चीज का प्राइस क्यों बढ़ रहा होता है, क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे होते हैं। और लोग डिमांड ज्यादा क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। तो हमें इन्फ्लेशन को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों के पास से पैसे को कम करना पड़ेगा। अब उसके ऊपर मेथड्स हैं, कैसे कैसे कम करेंगे। डिफ्लेशन क्या होता है, यहां पर प्राइसेस बहुत कम हो रहे होते हैं। ठीक है, अब प्राइसेस कम क्यों हो रहे होते हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड कम होती है। और लोगों की डिमांड कम क्यों होती है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों के पास पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को ध्यान रखेंगे और इसको कैसे कैसे करेक्ट करेंगे, ये इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं किसी और एग्जामिनेशन के लिए या बैंक पीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए भैया देखिए, बैंक रेट का मतलब क्या होता है, अभी बताता हूं आपको। मान लेते हैं बच्चे, ये है हमारा बड़ा बैंक आरबीआई, ठीक है, और ये है हमारे छोटे कमर्शियल बैंक, ठीक है ना। जब आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स, ठीक है, जब आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स, इसको बोलते हैं आप बैंक रेट। ठीक है, और अगर आरबीआई लोन देता है फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, तो इसको बोलते हैं बच्चे रेपो रेट। बात समझ में आई, 2 चीजें मैंने आपको बताई, बैंक रेट और दूसरा क्या बताया आपको, रेपो रेट। दोनों में बस अंतर इतना है कि बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म और ये होता है शॉर्ट टर्म। ठीक है ना, अब बात समझते हैं। अगर मान लेते, और कमर्शियल बैंक किसको लोन देता है, कमर्शियल बैंक लोन देता है जनरल पब्लिक को। अब मुझे बस इतनी सी बात बताओ, अगर इन्फ्लेशन चलता है, जब भी अगर मान लेते हैं इन्फ्लेशन की सिचुएशन है,
इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या करना है, हमको मार्केट में लोन कम देना है। मार्केट में लोन कम देना है तो लोन को महंगा करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या करता है आरबीआई, क्या करता है, अपने बैंक रेट और रेपो रेट को बढ़ा देता है। क्या करता है, बैंक रेट को और रेपो रेट को बढ़ा देता है, मतलब महंगा लोन देता है आरबीआई कमर्शियल बैंक को। और जब कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलता है तो वो महंगे रेट पर लोन देता है जनरल पब्लिक को। और जब लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग लोन कम लेना पसंद करेंगे। ठीक है, कम लेंगे तो मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो इन्फ्लेशन के समय बैंक रेट और रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, और डिफ्लेशन के समय, अब तुम लोग के लिए बहुत आसान हो गया, डिफ्लेशन के समय क्या करेंगे, बैंक रेट या रिवर्स रेट, रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। मतलब सस्ते में लोन दिया जाएगा कमर्शियल बैंक को और सस्ते में लोन देगा वो बाकी जनरल पब्लिक को। आई होप आपको बैंक रेट और रेपो रेट वाला पॉइंट समझ में आ गया है। अब कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछेंगे, सर एक और चीज होती है रिवर्स रेपो रेट, वो बता दो क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देगा। कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है और उसे बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। और एक बात का ध्यान रखना, जितना भी रेपो रेट होता है जनरली उससे 1% ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो जल्दी से ये रब करता हूं। आई होप आपको पहला पॉइंट बैंक रेट समझ में आ गया होगा अंडर क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव पहले पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना बच्चे, कंफ्यूज नहीं होगा, ये पहला पढ़ रहे हैं पहले हम लोग। अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट पर। पहले पॉइंट में ही थे बैंक रेट और रेपो रेट, एक ही पॉइंट था। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चे ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना बच्चे। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि आरबीआई के पास ना कुछ सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज या एक तरह से बोल लो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स है। ठीक है ना, ये आरबीआई के पास है। अब ये आरबीआई क्या करता है, ये आरबीआई सेल करता है किसको, कमर्शियल बैंक को और जनरल पब्लिक को। ठीक है, ये सेल करता है या परचेज करता है। ठीक है, अब जरा इसकी बात समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं बेटा, जब आरबीआई इन्फ्लेशन की समय सिचुएशन आती है, समझ लो इन्फ्लेशन का सिचुएशन है। इन्फ्लेशन के सिचुएशन में क्या करता है आरबीआई अपनी सिक्योरिटी सेल कर देता है, मार्केट में बेच देता है। अब मार्केट में जब बेचेगा तो लोग उसको खरीदेंगे, जब लोग खरीदेंगे तो पैसा मार्केट से निकल के किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा। तो मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन सही हो जाएगी। लाइकवाइज अच्छा, इन्फ्लेशन के समय क्या करता है, सिक्योरिटी सेल करता है। और अगर डिफ्लेशन है, मार्केट में पैसा नहीं है, उस कंडीशन में वो परचेज करेगा सिक्योरिटीज। परचेज करने का मतलब क्या है, लोगों के पास सिक्योरिटी थी पहले से, उसको खरीद लेगा, उसको मैच्योर कर देगा और उनको बदले में पैसा दे देगा। इससे क्या हो जाएगा, मार्केट में या इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन के समय करता है आरबीआई सेल सिक्योरिटीज को और डिफ्लेशन के समय करता है बेटा परचेज सिक्योरिटीज को। आई होप ये वाला भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको अब आ गए हैं 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन टेल यू और आई कैन रीटीच इट टू यू। चलो भाई रब करते हैं जल्दी से। ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया है हमारा, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको रेशियोज के बारे में। 2 तरह के रेशियो होते हैं। पहला रेशियो देखो क्या होता है, पहले रेशियो का नाम है बच्चे, 3rd पॉइंट है हमारा ये, CRR। इसको बोलते हैं हम लोग कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है बच्चे, समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा कमर्शियल बैंक और ये है हमारा बड़ा वाला बैंक, क्या है, आरबीआई या सेंट्रल बैंक। क्या करता है ना, हर कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ता है विद द आरबीआई। ठीक है, मैंने क्या बोला, सीआरआर का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब क्या है, हर कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ता है विद आरबीआई। इन्फ्लेशन के समय ये सीआरआर बढ़ा दिया जाता है, ज्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। जब ज्यादा सिक्योरिटी रखेंगे तो कमर्शियल के बैंक के पास कम पैसा बचेगा और वो कम लोन दे पाएगा। लाइकवाइज जब डिफ्लेशन होता है
तो इस सिक्योरिटी को घटा दिया जाता है, कैश रिजर्व रेशियो कम हो जाता है, तो कम सिक्योरिटी रखनी पड़ती है आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा बचता है और वो पैसा ज्यादा एज अ लोन दे सकता है। आई होप सीआरआर आपको क्लियर होगा। इसका थोड़ा सा ही ऑपोजिट है एसएलआर। चलो वही बताता हूं, जिसको रब कर दूं फिर बताता हूं आपको एसएलआर क्या है। जब भी आप वीडियो देख रहे होइएगा तो अगर आपको थोड़ा लगे कि मैंने तेज जल्दी रब कर दिया, पॉज कर लेना, ठीक। अगला है बेटा फोर्थ एसएलआर। एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या कहता है भाई, समझना है। ये है हमारा कमर्शियल बैंक, सीबी मतलब कमर्शियल बैंक, और ये है हमारा आरबीआई, ये है हमारा आरबीआई। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहता है कि भैया इस बार पैसा कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास नहीं रखना है, ठीक है ना, कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास नहीं रखना है, बल्कि खुद के बैंक के अंदर लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड मतलब ये नहीं कि पानी के फॉर्म में, लिक्विड मतलब कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एज अ रिजर्व रखना पड़ता है खुद के बैंक के अंदर, खुद के बैंक के अंदर रखना पड़ता है, इसलिए बोलते हैं इसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विड मतलब कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में मतलब तुरंत का तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सके, उसे बोलते हैं लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो ये लिक्विड फॉर्म में पैसा अपने बैंक के अंदर ही रखना होता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर अपने बैंक के अंदर रख रहा है तो चाहे ज्यादा रखे चाहे कम रखे, नहीं, इस पैसे का यूज वो बिना आरबीआई की परमिशन से नहीं कर सकता है। इस पैसे को जब भी इसको यूज करना पड़ेगा तो आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब क्या होगा भैया, अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा, ज्यादा पैसा से सिक्योरिटी रखना पड़ेगा और बैंक के पास बचेगा कम पैसा तो वो कम लोन देंगे, और लाइकवाइज अगर डिफ्लेशन है तो एसएलआर को कम कर दिया जाएगा ताकि कम रिजर्व रखो और ज्यादा पैसा लोन दे सको। क्लियर है कि नहीं क्लियर बात? यहां तक थे आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स। आई होप आपको क्वांटिटेटिव मेथड्स पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर होंगे तो प्लीज डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, देखते हैं ये क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी, जल्दी से नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, जल्दी से आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये हमारा है लास्ट टॉपिक आज का। लास्ट टॉपिक है बेटा क्वालिटेटिव मेथड्स, या इसको सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं बच्चे, और इसके अंदर हम लोग पढ़ने हैं 6 पॉइंट्स। पहला पॉइंट आइए देखते हैं क्या है, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर क्रेडिट समझते हो? मान लेते हैं आपको एक फोन खरीदना है तो आप फोन लोन पे खरीद सकते हो आज की डेट में, आपको फ्रिज खरीदनी है, फ्रिज लोन पे खरीद सकते हो, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स को खरीदने के लिए आपको जो लोन मिलता है उसे बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट। अब क्या होता है, जब भी आप लोन लेने जाते हो, ठीक है, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो आप एक पे करते हो डाउन पेमेंट, मतलब जो आप स्टार्टिंग में पैसा पे करते हो, उसके बाद आप पे करते हो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस होता है क्रेडिट कंट्रोल का। अब क्या होता है, जब भी इन्फ्लेशन होगा तो उस केस में जो डीपी होती है ना, डाउन पेमेंट को इंक्रीज कर दिया जाता है, मतलब ज्यादा पैसा आप रखो और कम से कम हम लोन देंगे। और जब डिफ्लेशन होता है ना तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट को कम कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लें। आपने कुछ साल पहले ऐड देखा होगा टीवी में, भैया 1 भी रुपया मत लगे, 0 रुपीज में मारुति कार, मतलब 1 भी रुपया नहीं दोगे लेकिन पूरी फंड कर देंगे, मारुति कार पूरा आपको लोन कर देंगे। समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही आपको? इन्फ्लेशन होता है तो ज्यादा डाउन पेमेंट रखवाते हैं, ज्यादा पैसे रखो ताकि लोग डिस्करेज हो, लोग सामान कम खरीदें। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और जब डिफ्लेशन होता है तो भाई इंकरेज करना होता है, ज्यादा सामान खरीदो भाई, तो उस केस में डाउन पेमेंट को कम कर दिया जाता है। तो आई होप आपको कंज्यूमर क्रेडिट वाला पॉइंट समझ में आ गया है। अब आती है बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट। जब भी कभी कमर्शियल बैंक लोन देता है ना तो बदले में आपसे सिक्योरिटी रखवाता है। मान लेते हैं मुझे एक लोन चाहिए और मेरा मान लेते हैं घर है 10 लाख रुपए का, और मुझको बैंक ने लोन दिया 8 लाख रुपए का, तो बदले में जो बीच में 2 लाख रुपए है ये क्या है, ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब क्या होता है, जब इन्फ्लेशन होता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है। ज्यादा बढ़ा देने का मतलब क्या है, 10 लाख की कहो सिक्योरिटी रखो तो मुझे 6 लाख का ही लोन दे, ताकि वो डिस्करेज कर रहे हैं लोन ना लो। और कभी कभी जब डिफ्लेशन होता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाता है, भैया आप 10 लाख रखो, हो सकता है 10 लाख का पूरा लोन आपको वो दे दे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, कितने की सिक्योरिटी आप मॉर्गेज कर रहे हो, बदले में कितने का लोन मिल रहा है, उसका डिफरेंस होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं बेटा क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग मतलब कोटा फिक्स कर देना। ये कोटा कौन फिक्स करता है? ये कोटा फिक्स करता है आरबीआई। किसके ऊपर फिक्स करता है? सेंट्रल बैंक के ऊपर। क्या होता है इसमें आरबीआई बोलता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन आप कितना देख सकते हो इन अ पर्टिकुलर ईयर, इन अ पर्टिकुलर क्वार्टर, कितना, मतलब हर एक बैंक के ऊपर मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देता है। मान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से बोला है कि आप केवल 100 करोड़ रुपए ही लोन दे सकते हो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा 100 करोड़ से ज्यादा लोन नहीं दे सकते, बिकॉज
आरबीआई ने ऐसा बोला है। ठीक है, अब आते हैं एक और होता है मैक्सिमम रेशियो ऑफ लोन्स टू इट्स टोटल डिपॉजिट्स। अब क्या है, कुछ बैंक के पास बहुत सारा पैसा, एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है, तो उस केस में क्या होता है, आरबीआई ने कोटा फिक्स कर रखा है भाई, जितना आपका डिपॉजिट उसका इतना % आप पैसा लोन दे सकते हैं। मान लेते हैं उसने बोला आप 20% पैसा लोन दे सकते हैं, जितना आपके पास टोटल डिपॉजिट है। मान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है, छोटे छोटे फिगर ले रहा हूं, 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 20% वो कितना पैसा लोन दे सकता है, 2 लाख रुपए। और अगर एसबीआई के पास 100 लाख रुपए हैं तो वो 20% कितना दे सकता है भाई, 20 लाख रुपए। रेट दोनों के लिए सेम, लेकिन टोटल डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लोन दे सकता है। ठीक है, ये कौन फिक्स करता है, ये फिक्स करता है आरबीआई। किसके ऊपर फिक्स करता है, ऑन कमर्शियल बैंक्स। अब आते हैं डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या है, वो बैंक जो आरबीआई की बात नहीं मानेंगे उन पर डायरेक्ट एक्शन लेगा आरबीआई। डायरेक्ट एक्शन बहुत तरह का होता है, हो सकता है उस बैंक को आरबीआई लोन ही रिजेक्ट कर दे। मान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बात नहीं मानी आरबीआई की और बैंक ऑफ बड़ौदा ने फ्यूचर में कुछ लोन मांगने की कोशिश की आरबीआई से, तो आरबीआई ने मना कर दिया कि हम तुमको लोन नहीं देंगे बिकॉज तुम हमारी बात नहीं मानते हो। या अगर लोन भी दे दिया तो एकदम हेफ्टी इंटरेस्ट लगा दिया, 20% 25% इंटरेस्ट लगा दिया, ताकि वो लोन अपने आप ना निकल जाए या लोन ना ले। ठीक है, तो इस तरह के भी एक्शंस लेता है आरबीआई ऑन दोज बैंक्स जिसकी वो बात नहीं मानते हैं। ठीक है, अब आते हैं मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब क्या होता है, मॉरली परसुएट करना, मॉरली समझाना कमर्शियल बैंक को कि भाई सुन, हमारी इकोनॉमी की कंडीशन सही नहीं चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है तो यार तू लोन कम दे, या डिफ्लेशन चल रहा है भाई तेरे पास पैसा नहीं, तू और लोन दे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आई। मॉरल सुएशन में परसुएट करता है, दोस्ती जैसे बात करता है कि भाई एसबीआई अपनी इकोनॉमी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, बहुत इन्फ्लेशन है, ऐसा कर यार तू कम लोन दे प्लीज। इसमें कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता, केवल परसुएट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट खुद और आरबीआई खुद गाइडलाइंस इशू करती है एक मार्केट में कि भाई बहुत परेशानी चल रही है, प्लीज लोग आप कम से कम लोन लें, कम से कम खर्चा रखें। जैसे आज के डेट में कोविड-19 चल रहा है तो बहुत ज्यादा गाइडलाइंस आ रही है ना, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसी पब्लिसिटी भी करती है आरबीआई की अगर मान लो इन्फ्लेशन चल रहा है तो वो गाइडलाइंस इशू करती है कि भैया आप लोन कम लें, लोगों से विनम्र निवेदन है कि भैया पैसा कम खर्च करें, इकोनॉमी में थोड़ा सही करें, फार्मर्स का साथ दें। इस तरह करके बहुत सारी पब्लिसिटी स्टंट्स करती है आरबीआई सो दैट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को करेक्ट किया जा सके। अब इसमें एक टॉपिक और है बच्चे, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैंने आपको सेंट्रल बैंक इंडिविजुअली पढ़ाया, मैंने आपको कमर्शियल बैंक इंडिविजुअली पढ़ाया। अब बस आपको करना है कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस एकदम आप पढ़ के याद कर डालो, और बैंकिंग का चैप्टर यहां पर खत्म हो गया है भाई। कोई भी डाउट हो तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज शेयर दिस वीडियो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है अपने स्कूल मेट से शेयर करो, अगर आप कोलकाता में हो तो कोलकाता के बच्चों से शेयर करो, अगर आप भाई डलहौजी में हो, आप कहीं पर भी हो, अगर आप तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। दिस वीडियो इज बोथ फॉर आईएससी बोर्ड एंड फॉर सीबीएसई बोर्ड एज वेल। थैंक यू क्लास, दिस वॉज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।